नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा मैं कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और टिप्पणी कीजिए। तो आज हम एक विषय पर बात करेंगे, फ़ारूक अब्दुल्ला पे। फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से अपने सुर बताए, अपनी औकात बताई, अपने मन के अंदर जो चल रहा है वो दिखाया, वो बताया। आखिर फ़ारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के बेटे, और शेख अब्दुल्ला के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है, जानते नहीं है शेख अब्दुल्ला के बारे में, तो देखा नहीं हमने उनको, मगर जो पढ़ा है हमने वो यही है कि किस तरह से उन्होंने राजा के नाक में दम कर रखा था कश्मीरी यत के नाम पर, या कश्मीर मुसलमानों के नाम पर, स्वतंत्रता, आज़ादी, लोकतंत्र के नाम पर किस तरह उन्होंने नाक में दम कर रखा था। और उसके बाद किस तरह नेहरू जी को भी परेशान होना पड़ा। नेहरू जी ने शायद उन्हें जेल भी किया, तो इंदिरा गांधी जी ने शायद छोड़ा था उन्हें, जेल में से निकाला था। फ़ारूक अब्दुल्ला उन्हीं के बेटे, उन्हीं के वंश के, और उमर अब्दुल्ला उनके बेटे। ये पूरा जो कड़ी चल रही है, चेन। हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे, मगर उनके सुर बाहर नहीं आए, मन में उनके सुर वही हैं जो फ़ारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। एक बार फिर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, आतंकवाद तो पहले से था। पाकिस्तान से दोस्ती या बातचीत करने का फिर से उन्होंने सलाह दी। पाकिस्तान से क्या बात करेंगे? मैं कई वर्षों से ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान से बात क्या करेंगे। पाकिस्तान से एक ही बात हो सकती है, वो कहेंगे हमको कश्मीर दे दो, बस। और हम कश्मीर देंगे नहीं। हम कहेंगे तू हमको कश्मीर दे दो, वो भी देने वाले नहीं। फिर बात किस बात की? 4-5 गांव, जैसे कि कृष्ण भगवान ने मांगे थे 5 गांव, कि हमको 5 गांव दे दो और हम छोड़ देंगे हस्तिनापुर। तो दुर्योधन ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि वो 5 गांव देने वाला नहीं है। मगर फिर भी एक डिप्लोमेसी के नाम पर कृष्ण भगवान गए, 5 गांव मांगे, नहीं दिए और युद्ध हुआ। कश्मीर के बारे में फारूक अब्दुल्ला कब से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है, पर क्या बात करोगे कश्मीर से? पाकिस्तान से क्या बात करनी है कश्मीर के बारे में? क्या हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या चाहता है? वो चाहता है कश्मीर हमको दे दो, तो कश्मीर कैसे दे दे? या हम कहेंगे क्या आप हमको कश्मीर दे? वो नहीं देने वाले, किसी भी सूरत में नहीं देने वाले, और हम भी नहीं देंगे। तो बात क्या करनी है? अब तो युद्ध ही होना है, जब भी होगा युद्ध। अभी एक अच्छा अवसर था, इसके पहले भी 99 में जब कारगिल हुआ तब भी एक अच्छा अवसर था भारत सरकार के पास कि कश्मीर को, अगर वाजपेयी जी पूरा कश्मीर नहीं ले पाते उस समय, कम से कम कुछ और चौकियाँ तो अवश्य ले लेनी चाहिए थी वाजपेयी जी को। कारगिल से आगे जाके कुछ चौकियाँ तो ले लेनी चाहिए, और ले सकते थे, ऐसी स्थिति थी भारत की। मगर जो भी हो, जो भी उनकी गणना हुई हो, या मोदी जी ने जिन कारणों से भी ये किया हुआ कि हमें युद्ध को रोकना है, उनका जो भी कैलकुलेशन हो वो हम नहीं जानते हैं, उसके हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा। मगर जब तक युद्ध के माध्यम से कश्मीर पूरा भारत के पास ना आ जाए, तब तक इसका कोई हल नहीं है, और बातचीत से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर एक ही बात लेकर फारूक अब्दुल्ला आ जाते हैं कि भाई कश्मीर, पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से इस बारे में क्या बात की जाए? मेरी बात में यही समझ, कोई भी जब भी कोई पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश करता है, एक बात बातचीत हो चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, कि शिमला समझौता हो चुका है। अब पाकिस्तान उस समझौते को मानने को तैयार नहीं है, तो आगे क्या बात होगी? और क्या आगे जो बात होगी, जो समझौता होगा, क्या पाकिस्तान उसे स्वीकार करेगा, उसका पालन करेगा? स्वीकार करेगा, वो पालन करेगा? नहीं करेगा। तो एक ही बात बार बार आलाप करना, इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य सिर्फ कश्मीरियों को दिग्भ्रमित करने का है। वो चाहते हैं कश्मीर के मन में अगर थोड़ा सा भी ऐसा हो कि अब हमें भारत के साथ साथ ही रहना है, और
मोदी सरकार, मोदी के राज में उनको अच्छा लगने लगा हो, तो उस मन को बिगाड़ने के लिए ये फारूक अब्दुल्ला बार बार पाकिस्तान को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद कभी खत्म हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सही है। 90 के दशक में जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से निकलना पड़ा, वो जो खून खराब हुआ, जो अहिंसा हुई, जो हिंसा हुई कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति, उस खून का कलंक सिर्फ और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समुचित, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने कश्मीर के उन क्षेत्रों से पुलिस सेना हटाई जहाँ पे बहुत ही आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी। जो आतंकवादी का गढ़ था वहाँ पे सेना हटाकर वो श्रीनगर में ले आए। उनके सलाहकारों ने मना किया था कि ऐसा मत करो, क्योंकि वहाँ पर सेना की जरूरत है, घाटी नहीं हटा सकते वहाँ से सेना। बहुत ही खराब परिणाम निकले, मगर नहीं माने। प्रोसेस पर वो सेना हटाई वहाँ से, यानी कि आतंकवादियों को खुला मैदान मिल गया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो एक शून्य हो गया, सरकार गिर गई। उन्होंने सरकार को ही गिरा दिया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, सरकार गिरा दी। और सरकार गिरा दी तो वहाँ कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं था, कोई कैबिनेट नहीं थी, कोई मुख्यमंत्री नहीं था, कोई नहीं था। और जब तक कि दिल्ली से कोई राज्यपाल आ न जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया, दिल्ली से राज्यपाल आने में 2 दिन लग गए। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कैसे हो गया। जगमोहन तो उस समय राज्यपाल थे कश्मीर के, तो उनके होते हुए ये कश्मीर पे ये अत्याचार हुआ कैसे, कश्मीर हिंदुओं पर, ये मैं समझ नहीं पाता नहीं। हालांकि उस समय पूरा सचेत था और मैं सब देख, मगर मैं भूल गया उसका जो टाइम लाइन जो थी, सीक्वेंस, वो मैं भूल गया था, क्रोनोलॉजी भूल गया था मैं, कि कैसे उन्होंने वो कर पाए जगमोहन के होते हुए। जगमोहन जी को सत्ता संभालने में 2 दिन का विलम्ब हो गया। अब ये नहीं मालूम कि ये विलम्ब क्यों हुआ। जैसे कश्मीर की सरकार गिरी, उन्हें जानते थे कि कश्मीर बहुत सेंसिटिव समय था उस समय, तो वीपी सिंह सरकार को तुरंत ओवरनाइट भेजना चाहिए था, मगर 2 दिन का समय लग गया। और ये बीजेपी के कहने पर भी जगमोहन को भेजा गया। और 2 दिन के जो गैप में, उसके पहले कि जगमोहन जी सत्ता संभालते राज्यपाल के रूप में, वहाँ पे तांडव हो चुका था। वो 2-3 दिन में जो तांडव हुआ था कश्मीर हिंदुओं के प्रति, उसके लिए जवाबदार फारूक अब्दुल्ला है। और फारूक अब्दुल्ला जानते थे कि ऐसा होगा। मुझे पूरे विश्वास है कि उनको मालूम होगा, उन्होंने सोचा होगा कि जरूर उनके दिमाग में होना ही था ये कि ऐसा होगा, मगर उन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें कश्मीरियत चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई कश्मीरी मिलता है, इस मुद्दे पर जब भी मैं किसी से बात करता हूँ या कि कोई गोष्ठी में जाता हूँ, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि उन्हें कश्मीरियत चाहिए। वो कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के मुसलमान, मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कश्मीरियत चाहिए। उन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीरियत चाहिए, वो उसमें हिंदू नहीं चाहिए। वरना आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने पहले या बाद में बनने के बाद, और आज भी जैसे गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला मुफ्ती, मोहम्मद महबूबा मुफ्ती, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि हमें बहुत दुख है कि कश्मीरी हिंदुओं को निकलना पड़ा, हम उन्हें वापस लाएंगे। किसी ने नहीं कहा, किसी ने 2 आंसू नहीं बहाए। जगमोहन गुलाम नबी आज़ाद जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, तब उनके विदाई समारोह में जो भाषण हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि गुजरात से परिवार आया था, उनकी माँ मर गई, बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिया और मुझे बोला, अंकल मेरी माँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों भाई? उस बच्चे को देख के आंखों में आंसू आ गए। मगर जो कश्मीर से निकले, जो हिंदू कश्मीर से निकले, निकाले गए, निकले भी नहीं, निकाले गए,
और जिनको भी इतना हिंसा हुआ, उनके लिए दो आंसू कभी नहीं है आपके लिए, दो शब्द भी नहीं कहा गुलाम नबी आज़ाद ने, क्योंकि बाद में मुख्यमंत्री बने थे वो, कि मैं कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाऊंगा क्योंकि वो कश्मीरी हैं, हमें कश्मीर के लोग सभी वापस आए, ये मैं चाहता हूँ। नहीं, फारूक अब्दुल्ला तो इसके लिए पूरे जवाबदार हूँ। फारूक अब्दुल्ला कभी नहीं कहा कि मैं कश्मीरी हिंदुओं को वापस लाऊंगा, हम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, उस कश्मीरियत में सभी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कभी नहीं कहा। मुफ्ती मोहम्मद महबूब मुफ्ती, वो भी थे मुख्यमंत्री, उसने भी कभी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। उमर अब्दुल्ला तो सवाल ही नहीं है कि हमें कश्मीरियत चाहिए, उस कश्मीरियत में सभी शामिल है, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, सभी कश्मीरी लोग के लिए कश्मीर है, कभी नहीं कहा। आज तक कश्मीर हिंदू वापस नहीं जा सके, और अब तो कई वर्ष हो गए। अभी TV9 भारतवर्ष में ऐसा पूछा गया था कि अनुपम खेर से कि आप कश्मीरी हो तो वापस क्यों नहीं गए, क्यों कश्मीर वापस नहीं जा रहे। आप देखिए, इस चीज़ के 30 साल के ऊपर हो गए। अब 30 साल तक जो व्यक्ति बाहर चला गया, वो अब वापस नहीं जा सकता अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि उनके पास उनका जो था वो भी है भी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। उनके खेत खलिहान, मकान, बंगला, कोठी, जो भी था, दुकान, अभी होंगे इस हालत में, नहीं होंगे, कुछ पता नहीं। और उसके बाद भी, जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं, अनुपम के नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सुरक्षित होंगे, तो कैसे जा सकते हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा कीड़ा है, झेला सांप है, और उनका इस तरह बार बार बोलना ये बहुत ही घातक है, और किसी भी तरह कश्मीर की समस्या को जिंदा रखना चाहता है। और अभी उमर अब्दुल्ला नहीं बोल रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, बोल नहीं रहे, मगर मुझे पूरी विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला भी फारूक अब्दुल्ला के विचारों से सहमत है। तो बोलने का काम फारूक अब्दुल्ला को दे दिया क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम करें, वो वही काम करेंगे जो फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं। इसलिए फारूक अब्दुल्ला की बातों पर भरोसा करना, उनकी बात को मानना, ये घातक है। और मैंने एक बार फिर कहता हूँ, इसके पहले मैं एक बार वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसमें जो ये एक रेफरेंडम था, मगर रेफरेंडम ये नहीं था कि 370 हटा अच्छा था, गलत था कि सही था, ये नहीं था, इसका रेफरेंडम नहीं था। रेफरेंडम था कश्मीर की जनता का, और मेरी राय में कश्मीर की जनता इस रेफरेंडम में विफल रही। उन्होंने उसी पार्टी को सत्ता पे वापस ला के खड़ा कर दिया जो पार्टी इसके लिए, इस कश्मीर की इस पूरी समस्या के लिए जवाबदार थे, जिसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती। हालांकि महबूबा मुफ्ती को तो उन्होंने लगभग इस बात तक कुछ मिला नहीं, मगर ये सब जवाबदार जो उत्तरदायित्व थे, जिन्होंने ये कश्मीर का हर्ष किया, उसी को वापस अच्छे मेजोरिटी के साथ लेके आए। इसलिए कश्मीर का जो राग है फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का, और महबूबा मुफ्ती भी इसी राग पे चल रही है। ऐसा नहीं कि वो अलग से सोच रही है, बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं क्या होता है कश्मीर फिर से। अभी मुद्दा तो चल ही रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।